नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश की सीरीज चला रहे हैं। मध्य प्रदेश जीके की सीरीज के अंतर्गत हम राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा करी थी। हमारी पिछली जो क्लास थी उसमें हमने राष्ट्रीय उद्यानों की शुरुआत करी थी और राष्ट्रीय उद्यानों में हमने कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान की विस्तार से चर्चा करी थी। इसके बाद आगे जो जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और कौन से ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के अंतर्गत उन्हें संरक्षित किया गया है, उनके बारे में भी हम जानेंगे, उनकी सनें याद करेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश के वनडे एग्जाम हो या पीएससी या एमपीएसआई वाले जो भी एग्जाम हो, उनमें मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों से एक आध क्वेश्चन जरूर आता ही है। या तो इनकी डेट पूछ ली जाती है, या इनकी जगह पूछ ली जाती है, या इनका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। कुछ ना कुछ इनमें से जरूर पूछ लिया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इस टॉपिक को इग्नोर ना करें और इसका बार बार रिवीजन करके इसको याद करने की कोशिश करें। जैसा कि हमने कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में देखा था कि कान्हा-किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मंडला जिले में स्थित है। मंडला के साथ साथ वह बालाघाट में भी उसकी थोड़ी बहुत सीमा लगती है। जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान था वो 1933 में वो एक अभ्यारण्य की स्थिति में आया था। उसके बाद वह 1955 में जब राष्ट्रीय उद्यान बना और जब 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट योजना चलाई गई तो सबसे पहले कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को ही 1974 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। माधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह राष्ट्रीय उद्यान 1958-59 में राष्ट्रीय उद्यान की सूरत में सामने आया था। यह शिवपुरी जिले में है। जैसा कि हम जानते हैं माधवराव सिंधिया के नाम पर इसका नाम माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है, माधवगढ़ नहीं है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है केवल, ये गलती से हो गया। माधव राष्ट्रीय उद्यान इसे माधवराव सिंधिया के नाम पर रखा गया है और यह शिवपुरी में है, जो कि माधवराव सिंधिया की राजधानी है। सिंधिया वंश की जो राजधानी थी ग्वालियर के पास ही है शिवपुरी, उनके नाम पर इसे माधव राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है उसकी कुल जो क्षेत्रफल है माधव राष्ट्रीय उद्यान का वो 337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कुल माधव राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है, 337 वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद यदि हम माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी एक बहुत खास वजह है, वो ये है कि माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है उससे NH3 जो नेशनल हाईवे है, आगरा बॉम्बे नेशनल हाईवे, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का जिससे नेशनल हाईवे गुजरता है, वो है NH3 राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही जॉर्ज कैसल महल बना हुआ है। जॉर्ज कैसल महल, एक जॉर्ज कैसल नाम के एक अंग्रेज थे, जो अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके नाम पर उन्होंने ये महल बनाया था जॉर्ज कैसल, उन्हीं के नाम पर ये जॉर्ज कैसल महल बना हुआ है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही सांख्यराजे झील, सांख्यराजे सिंधिया जो झील है वो भी स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान की। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि सांख्यराजे झील किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है तो आप ये बात याद रखेंगे कि सांख्यराजे झील जो है शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की एक और सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पर पक्की सड़कें हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान में पक्की सड़कों का निर्माण किया गया है और ये जीव जंतुओं की सघनता, यहाँ पर अत्यधिक सघन मात्रा में जीव जंतु पाए जाते हैं, इसके लिए भी माधव राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। इसके बाद यदि हम यहाँ पर जीव जंतुओं की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु हैं, तो यहाँ पर चीतल, सांबर, तेंदुआ, चिंगारा और भी अन्य छोटे बड़े जीव जंतु माधव राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। यदि माधव राष्ट्रीय उद्यान के बाद हम बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बहुत प्रमुख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर पेपरों में देखा गया है कि यदि राष्ट्रीय उद्यान का क्वेश्चन पूछा गया है तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से अधिकतम और मैक्सिमम कान्हा-किसली और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये दो राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ही अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यदि हम देखें तो इसकी बात करें ये किस जिले में स्थित है, तो ये उमरिया जिले में स्थित है। शहडोल संभाग का उमरिया जो जिला है उसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 1968 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना था। 1968 में ये राष्ट्रीय उद्यान की सूरत में आया था। यदि आप ध्यान देंगे तो हमने
जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उन्हें उनकी डेट के हिसाब से ही तय किया है। जैसे हमने पहले नंबर पर कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जो राष्ट्रीय उद्यान बना था वो 1955 में बना था। उसके बाद हमने माधव राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 1958 से 59 में बना। इसके बाद हमने देखा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये 1906 में। तो ये हम सीरीज वाइज ये डेट चला रहे हैं, ये इनकी सन चला रहे हैं ताकि आप याद करने में आपको आसानी रहे। तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो 1968 यानी 1968 में ये राष्ट्रीय उद्यान की सूरत में आया था। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कुल बांधव राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की एक बहुत प्रमुख खास बात है कि यह 37 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 37 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि यह 37 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का एक और मुख्य फैक्ट है जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक सघनता में बाघ पाए जाते हैं। सर्वाधिक सघनता में बाघ पाए जाते हैं। यहाँ बाघों की संख्या भले ही कम हो लेकिन यहाँ पर सघनता बहुत अधिक है। यानी 8 किलोमीटर पर 8 किलोमीटर के अंडर में एक बाघ पाया जाता है, जो कि सर्वाधिक सघन बाघों की संख्या है। इसके अलावा यहाँ पर सफेद शेरों की भूमि भी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। सफेद शेरों की जो भूमि कहा जाता है, सफेद शेरों की भूमि से याद आता है अभी कि सफेद शेरों का जो क्षेत्र कहा जाता है वो कहा जाता है रीवा को। रीवा, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सफेद शेरों की भूमि, तो रीवा जिला है सफेद शेरों की भूमि। इसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की और प्रमुख विशेषता देखें तो यहाँ पर जंगल गलियारा एक परियोजना चलाई जा रही है। जंगल गलियारा परियोजना जो है, इस परियोजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, जंगल गलियारा परियोजना के अंतर्गत बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अगर हम अपने मध्य प्रदेश के मैप की बात करें तो मध्य प्रदेश का मैप कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर जैसे उमरिया और यहाँ पर है मंडला, तो जो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो उमरिया में और मंडला में है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो जंगल गलियारा परियोजना के तहत जो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है और ये कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर एक गलियारा यानी एक गली बनाई जा रही है। जंगल गलियारा परियोजना उसको नाम दिया गया है। इस गली के माध्यम से जो जीव जंतु ये यहाँ के बांधवगढ़ के हैं वो कान्हा-किसली जा सकते हैं, कान्हा-किसली के बांधवगढ़ आ सकते हैं। यह एक परियोजना अभी चल रही है, यह परियोजना प्रोसेस में अभी है, जो कि जंगल गलियारा परियोजना। जंगल गलियारा परियोजना को आप याद रखें, जंगल गलियारा परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो 1993 में टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल हुआ था। यह जो नेशनल पार्क बना था वो 1968 में बना था और टाइगर रिजर्व भी 1993 में बना था। टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, चीतल, सांबर, बारहसिंगा, ये जंगली भैंसे वगैरह ये यहाँ पर पाए जाते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद जो हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हम देखते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पन्ना में है, ये कोई लिखने वाली बात नहीं है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिले में स्थित है। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वो 1981 में राष्ट्रीय उद्यान की सूरत में सामने आया था। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका कुल क्षेत्रफल जो है 543 यानी 543 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। इसके अलावा जो अगर इसकी बात करें तो जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वो टाइगर रिजर्व जो बना था वो 1994 में टाइगर रिजर्व की सूरत में सामने आया था। 1994 में टाइगर रिजर्व बना था पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जो मुख्य खास बात है, इसमें रेप्टाइल पार्क है। रेप्टाइल पार्क वाला यह इकलौता नेशनल पार्क है, ये बात आप याद रखें। पन्ना नेशनल पार्क में रेप्टाइल पार्क बना हुआ है। इसके अलावा यदि हम देखें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसा, बाघ, चीतल, जंगली भैंसों की सघनता सबसे ज्यादा पाई जाती है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में जंगली भैंसों की सर्वाधिक सघनता पाई जाती है, क्योंकि जो एमपीएसआई और कांस्टेबल के जो पेपर होते हैं उनमें इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जंगली भैंसे की सर्वाधिक सघनता पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। इसके अलावा नीलगाय भी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो होशंगाबाद जिले में स्थित है, इसकी प्रमुख विशेषता ही। इसके बाद अगर हम
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो होशंगाबाद जिले में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो नेशनल पार्क की सूरत में 1981 में सामने आया था। 1981 में सतपुड़ा जो अभ्यारण्य था, सतपुड़ा अभ्यारण्य, उसे नेशनल पार्क बनाया गया था 1981 में। इसके बाद यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 528 यानी 528 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। इसके बाद यह 99 और 2000 में यह टाइगर रिजर्व बना था। टाइगर रिजर्व जो बना था 98 नहीं है, 99 और 2000। 99 से 2000 में यह टाइगर रिजर्व बना था। यहां पर जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यहां पर कृष्ण मृग जो होते हैं, कृष्ण मृग की सघनता पाई जाती है। कहां पर? सतपुड़ा। जैसा कि हमने देखा था कि जंगली भैंसों की सघनता जो पाई जाती है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, और बाघों की जो सर्वाधिक सघनता पाई जाती है वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। इसी तरह कृष्ण मृग की जो सघनता पाई जाती है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें बाघ, चीतल और सांभर इत्यादि जीव जंतु पाए जाते हैं, जो कि सेम ही है, सभी राष्ट्रीय उद्यान में लगभग सभी जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है वो है संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सीधी जिले में स्थित है। सीधी जिला जो कि हम जानते हैं, सीधी जिले में ये जो राष्ट्रीय उद्यान बना था ये 1981 में यानी 1981 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी 1981 में बना था राष्ट्रीय उद्यान, और यह भी 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। कौन सा? संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नाम है इसका पूरा। इसके बाद जो है इसका क्षेत्रफल देखें यदि तो 466.7 वर्ग किलोमीटर, 466.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कौन सा? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये नेशनल पार्क बना था 2008 में। 2008 में ये संजय गांधी नेशनल पार्क राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व की श्रेणी में आया था। टाइगर रिजर्व जो बना था वो 2008 में बना था। नेशनल पार्क जो बना था वो 1981 में बना था। संजय गांधी नेशनल पार्क की एक और बहुत बड़ी विशेषता है, इसका पहले क्षेत्रफल हुआ करता था 1989। इसका जो टोटल क्षेत्रफल पहले हुआ करता था 2000 से सन 2000 के पहले हुआ करता था, क्योंकि जब 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था तो मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ जिला बना था। हमने अपनी पहली वीडियो में ये देखा था कि मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ था 1 नवंबर 2000 में, तो 1989 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र था पहले इसका। 1981 में जब ये नेशनल पार्क बना था तब ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क था, और उसके बाद जब ये मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो यह इसका सिर्फ जो क्षेत्रफल रह गया वो 466.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ही रह गया, बाकी का छत्तीसगढ़ जिले में चला गया है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। बाघ, चीतल, सांभर और नीलगाय वगैरह ये सभी राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं, ये सभी सेम है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले राष्ट्रीय उद्यान की, वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों जिलों में इसकी सीमा लगती है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान बना था यह 1975 में राष्ट्रीय उद्यान की सूरत में सामने आया था। 1975 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान बना था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पेंच राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगर रिजर्व बना था वो 1992-93 में ये टाइगर रिजर्व बना था। इसके पहले यह राष्ट्रीय उद्यान था, इसके बाद इसे टाइगर रिजर्व की श्रेणी में भी शामिल कर लिया गया था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की एक और बहुत मुख्य खास बात है जो कि इसे इंदिरा गांधी या प्रियदर्शनी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो अन्य नाम है वो है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसी में मोगली लैंड जो एक नाटक भी है, यदि टीवी पे आपने देखा होगा, ये मोगली लैंड भी इसी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत मोगली लैंड भी आता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की एक और बहुत खास बात है, ये वर्ल्ड वाइड बैंक जो होती है उसके द्वारा संरक्षित है। कौन सा नेशनल पार्क? पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो वर्ल्ड वाइड बैंक के द्वारा संरक्षित है। वर्ल्ड वाइड बैंक अभी तक कुल 7 राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण किए हुए है, जिनमें से मध्य प्रदेश का ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर और बात करें तो यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो है बाघ, चीतल, सांभर, बारहसिंगा और तेंदुआ। जो पाए जाते हैं वो तेंदुआ, बारहसिंगा, सांभर, चीतल और बाघ, ये जो जीव जंतु है वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इस अगर हमने देखे तो हमने 1, 2, 3,
हमने अपने 6 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा करी है। बाकी जो हमारे बचे हुए राष्ट्रीय उद्यान है वो है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है, और जो अन्य है वो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में है। इसके बाद ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि खंडवा खरगोन में है, और इसके बाद है हमारा अंतिम राष्ट्रीय उद्यान जीवान। इसके बाद जो नया राष्ट्रीय उद्यान बना है, नया राष्ट्रीय उद्यान है कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कुनो पालनपुर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अभी 2018 में राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में आया। इससे पहले ये अभ्यारण्य की स्थिति में था, अब वह टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे बचे हुए बाकी के राष्ट्रीय उद्यान है। बाकी के राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे पहले है जीवाश्म या फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। जो ये जीवाश्म या फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, डिंडोरी जिले में स्थित है। जैसा कि हमने देखा यह डिंडोरी में है। जीवाश्म फॉसिल, जब हमने राष्ट्रीय उद्यानों की सीरीज शुरू करी थी तो हमने सभी राष्ट्रीय उद्यान और जो टाइगर रिजर्व में है उनके बारे में देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और ये जो जीवाश्म फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है ये डिंडोरी जिले में है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। 1983 में यह राष्ट्रीय उद्यान बना था। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 0.27 वर्ग किलोमीटर है। यानी आपको देख के समझ में आ गया होगा कि यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो 0.27 वर्ग किलोमीटर, यानी बहुत छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में जो इंडिया में जो कुल टोटल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से यह एक है। टोटल उनमें जो भारत में कुल टोटल राष्ट्रीय उद्यान है वो 4 राष्ट्रीय उद्यान है, 4 अलग अलग राज्यों में है। उनमें से एक जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद जो वन विहार, इसके बाद जो अगला राष्ट्रीय उद्यान है वो वन विहार। वन विहार जो है वो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और वन विहार इकलौता ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो शहर के बीचों बीच बसा हुआ है, क्योंकि यह भोपाल शहर के बीचों बीच बसा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार। वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान बना था यह 1979 में यह वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में सामने आया था। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 4.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको ISO 9001 2013 सर्टिफिकेट प्राप्त है। यह केवल वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को प्राप्त है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में एक और योजना चलाई जा रही है जो है गोद प्रथा, गोद लेने की योजना वहां पर चलाई जा रही है। यदि आप चाहते हैं कि आप किसी जीव जंतु का या किसी भी वन्य प्राणी का पोषण करना चाहते हैं तो यहाँ पर गोद प्रथा चलाई जा रही है। वहां पर किसी भी जीव जंतु को गोद ले सकते हैं। गोद लेने से मतलब ये नहीं है कि आप उस जीव जंतु को अपने घर लेके आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो इसके महीने का जो भरण पोषण होता होगा वो आपको वहां वन विहार की संस्था को प्रदान करना पड़ेगा हर महीने, और इसका जो नाम होगा वो आपका वहां पर नाम लिखा होगा कि ये जो जीव है इसको इन पर्सन ने इसको गोद लिया हुआ है, इसका भरण पोषण इनके द्वारा किया जा रहा है। ये गोद लेने की प्रथा जो है वो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर चलाई जा रही है, वो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार में बाघ, चीतल, सांवर ये सब जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है वो है सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान, वो है कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान। कुनो पालनपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो श्योपुर जिले में पाया जाता है। श्योपुर और मुरैना जिले, दोनों जिलों में स्थित है। कौन सा? कुनो पालनपुर। कुनो पालनपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 2018 में राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में आया। इसके पहले यह 1981 में अभ्यारण्य बना था, और जबकि ये अभ्यारण्य अभी भी है, अभ्यारण्य है, लेकिन इसका जो कुछ भाग है वो राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में शामिल किया गया है। जो 404 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है वो राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में शामिल किया गया है। बाकी इसका 900 टोटल जो इसका कुल क्षेत्रफल है, जो टोटल क्षेत्रफल है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य मिला के वो 900 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन 900 वर्ग किलोमीटर में से 404 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में शामिल किया गया। राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो गुजरात के गिल राष्ट्रीय उद्यान से जो एशियाटिक सेल लाए गए थे उनका संरक्षण कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है, इसलिए इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है।
अगली वीडियो में हम राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्यों के बारे में भी पढ़ेंगे और उसमें जानेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं, क्या अंतर होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। जो अगला राष्ट्रीय उद्यान है वो है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा जिले में स्थित है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा जिले में है। ये अभी तक बना नहीं है, ये प्रोसेस में है। और दूसरा है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान वो जो है वो धार में, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में स्थित है। ये दोनों जो खंडवा और धार जो ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान है, ये प्रोसेस में है, अभी इनकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। कौन कौन से? ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों अभी अंडर प्रोसेस राष्ट्रीय उद्यान है। तो आज हमने सारे राष्ट्रीय उद्यान खत्म कर लिए हैं। उनमें हमने जाना है कि कौन से नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान कौन से ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो टाइगर रिजर्व की श्रेणी में आते हैं, उनका कितना क्षेत्रफल है, कौन से सन में वो बने थे, कौन से सन में वो अभ्यारण्य की स्थिति में आए थे, कौन से सन में वो राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में आए, कौन से सन में वो टाइगर रिजर्व की श्रेणी में आए। तो ये जो टॉपिक था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें हम अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे। पूरे अभ्यारण्य देखेंगे। मध्य प्रदेश में लगभग 30 अभ्यारण्य हैं, उनकी स्थिति जानेंगे, कहां पर वो स्थित है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा अभ्यारण्य है। उसके बाद जो कुछ उसके और इंपॉर्टेंट नोट जो फैक्ट है वो उनके बारे में भी जानेंगे। कल हमारे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम आगे की सीरीज जारी रखेंगे। आज की इस वीडियो को आप 1-2 बार जरूर रिवाइज करके देखें, जिससे आपको ये जीवन पर्यंत कंठस्थ हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसा कि हमने बताया था। तो अगर दोस्तों आपको ये हमारी सीरीज पसंद आ रही हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी दोस्त सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।